आज हमारा जो टॉपिक था वो गतिविधि आधारित शैक्षिक सामग्रियों का विकास। आज स्थिति जो विज्ञान की आप शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, वहां पर आपने भी अनुभव किया होगा कि आज प्रयोगों का प्रचलन बहुत कम हो गया है। क्लासों में 10th तक तो ये स्थिति है, चाहे वो आप राजधानी की बात करें या छोटे कस्बे की बात करें, प्रयोगशालाएं ना के बराबर हैं। और जहां है भी वहां एक टीचर प्रयोग कर रहा होता है और 50 छात्र देख रहे होते हैं दूर से कि एक प्रयास उनको एक झलक मिल जाए कि हम उस प्रयोग को देख सकें। लेकिन विज्ञान तो प्रयोगों के बिना अधूरा है। हम कैसे किसी सिद्धांत के परिकल्पना या उसके बारे में समझ विकसित कर सकते हैं जब तक कि उसके बारे में कोई प्रयोग ना करें। तो यहाँ पर विज्ञान संचारक की क्या भूमिका हो, उसके लिए मैंने ये अपना एक प्रयास किया है, क्योंकि जो विज्ञान संचारक है उसका कोई शिक्षा से डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन जो एक गैप खाली हो गया है उसको भरने का हम प्रयास कर सकते हैं। और उसी के फलस्वरूप आप इसको चाहे बोलें गतिविधि विज्ञान या बोलें एक्टिविटी बेस्ड साइंस लर्निंग, प्रायोगिक शिक्षा और स्वयं करके देखो, माने नाम अनेक पर विचार एक। तो यहाँ पर हमारा कहने का मकसद है कि आपको जो कुछ ना कुछ प्रायोगिक जो शिक्षा है उसमें ऐसे टूल्स, ऐसे प्रयोग डेवलप करने पड़ेंगे और आपको लोगों तक पहुंचाने पड़ेंगे। बहुत सारी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, इंडिविजुअल हो चाहे संस्थागत हो, इसमें प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उनकी रीच बहुत कम है। तो यहाँ पर जो हम अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें या ई प्रयोग की बात करें तो वहाँ पर ये गैप बहुत खाली दिखता है। आज कल मैं देख रहा था TIFR के जो वेबसाइट दिखा रहे थे उसमें इस पोर्शन की कमी थी, वहाँ पर ये चीज़ नहीं था, जबकि इसको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। विज्ञान प्रसार भी प्रयास कर रहा है, हम भी मेहनत उसमें कर रहे हैं, लेकिन सभी संस्थाओं को इस क्षेत्र में जो छूट गया है और जो बहुत अहम है वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। और गतिविधि आधारित शिक्षा से हमारा मतलब है कि जहाँ पर विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक तरीके से किसी विषय की आसपास के वातावरण, उपकरण, पदार्थों का अनुकरण करके विषय की जांच पड़ताल करता है और किसी परिणाम तक पहुँचता है। ये जो एक्टिविटी बेस्ड है ये बच्चे स्वयं कर सकते हैं या समूह में कर सकते हैं। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल हम लोग तैयार कर रहे हैं वो जो पारंपरिक प्रयोग हैं उनका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वहाँ तो काफ़ी स्किल की, ज्ञान की, धैर्य की ज़रूरत होती है और यहाँ पर हम उसको फन वे में बताते हैं। तो एक अनौपचारिक तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से उस गैप को भर तो रहा है, लेकिन वो उसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो पारंपरिक प्रयोग हैं उनका वही महत्व है और वही रहना भी चाहिए। इनका उद्देश्य क्या है? अगर हम लिटरेचर को खंगालें तो उसमें होगा कि अपने हाथों से बच्चों को सक्रियता मिलती है, उन्हें बोलते हैं हैंड्स ऑन, कि बच्चे हाथ से कुछ करेंगे तो उनका माइंड्स ऑन होगा। लेकिन एक नई चीज इसमें आई है, जब से लोगों का कंसर्न हुआ है कि बच्चों का ध्यान साइंस के प्रति बहुत कम हो गया, रुचि कम हो गई है। अरे रुचि जब ही डेवलप होगी जब बच्चों का इमोशंस ऑन होंगे, उस विषय के प्रति कुछ इमोशंस होंगे, तभी बच्चों का उसमें लगाव होगा। तो ये न्यू टर्म्स डेवलप जो हुआ है, इमोशंस ऑन। तो अगर हम बच्चों के बीच में विज्ञान के प्रति रुचि डेवलप करना चाहते हैं तो हमें उनके इमोशंस तक उसको पकड़े रहना होगा। तभी जब उसकी एक बार वो हॉबी बन जाएगी तो वो उस विषय के प्रति आकर्षित होगा और उसमें अब अपना कैरियर भी बना सकता है। गतिविधि आधारित सामग्री कैसे हो सकती है? आपने देखा होगा कि कई सारी बुक्स हमारी आई हैं, प्रिंट मीडिया में शुरू से काम हुआ है, लोगों ने उसमें काम भी किया, अच्छे हुआ है। और ये किट्स के रूप में भी उपलब्ध हैं। किट्स का मतलब एक जैसे एस्ट्रोनॉमी की एक किट है, तो इसमें हमने 25 एक्टिविटी एस्ट्रोनॉमी को लेके एक पैकेज के रूप में दी है, जिससे विषयवार तरीके से बच्चों को उस विषय के प्रति उसमें उसका ज्ञान डेवलप हो सके।
पोस्टर के माध्यम से, क्विज के माध्यम से ये सब एक्टिविटी की जा रही हैं। प्रिंट मीडिया में इनका है, बस हमारा यहाँ पर मकसद है कि उसे ई मटेरियल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। और कई सारे विषयों पर विज्ञान प्रसार ने, जैसे ग्रहण, शुक्र पारगमन, भूकंप, खगोल की, इलेक्ट्रॉनिक्स, आधुनिक भौतिकी और रसायन विज्ञान आदि कई टॉपिक्स पे ये किट्स मैंने पैकेज के रूप में इनको डेवलप किया है। इनमें 20 से 25 एक्टिविटी हर एक किट्स उसमें है और बेसिकली इनका यह है कि ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ये तीनों पार्ट को कवर करती हैं। और जो मैंने बताया इनफॉर्मल तरीके से इनकी अलग एक लोकप्रियता है, टीचर्स और बच्चे दोनों इनको यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने इसके अगर एस्ट्रोनॉमी किट की बात करूं तो इसमें एक्टिविटी कई स्वरूप में है। जैसे हम इसको बोलते हैं कि एक हमने कई सारी शीट्स दी हैं, उसमें हम बोलते हैं कि इसमें हमने कुछ फैक्ट्स दिए हैं और फिर उसमें कुछ एक्टिविटियां प्रोवाइड की हैं, जैसे ऋतुएं कैसे होती हैं, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, तारों का उन्नतांश हम कैसे नापते हैं, अपनी धूप घड़ी बनाएं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो जो भी इसमें मटेरियल की ज़रूरत होती है वो हम इस किट में प्रोवाइड कर देते हैं और इस तरह वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, अपने हाथों से करके देखते हैं और जो उनको हाथों से देखने के बाद उनको जो आनंद आता है वो एक यूनिक उनको एक अनुभव होता है। और इसी तरह और जो उनको समझ लास्ट में उनके ग्रह कैसे बने, ब्रह्मांड का प्रसार कैसे हुआ, आकाश दर्शन में कैसे रुचि डेवलप की जाए, तो ये सब उनको समझ विकसित होती है। अब मैं यहाँ से थोड़ा अपना बताना चाहूँगा कि ई जो हमारा मटेरियल है जो गतिविधि पे आधारित है उसको बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे इसको हम बना सकते हैं। गतिविधि को आप यहाँ पर देखें तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए उस गतिविधि का कि फर्स्ट आप देखें जब आप स्टार्ट करें तो एक मैंने टाइम देखा है कि प्रस्तावना, जैसे आपने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया तो उसके लिए कुछ समय आपने उसके लिए अलॉट किया, फिर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अलॉट किया, फिर बच्चा उसमें प्रयुक्त सामग्रियों को चयन करने में कैसे उस एक्सपेरिमेंट को अरेंज करेगा उसके लिए टाइम अलॉट किया। और फिर आप देखेंगे कि गतिविधि को करने में सबसे लंबा समय लगा, माने उसके हैंड्स से जो उसने किया वो उसको सबसे ज़्यादा इसको हुआ और लास्ट में परिणाम निष्कर्ष जिस पे पहुंचा। तो इस तरह एक पूरा एक आप देखेंगे कि किसी भी प्रयोग करें या किसी एक्टिविटी को समझने में सबसे ज़्यादा वो जब तक हाथ से हैंड्स ऑन नहीं होगा वो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम इसमें अलॉट किया गया है। और अब ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ई सामग्री मटेरियल जो बनाया जाए उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए। जब हम एक्टिविटी बेस्ड कहते हैं तो एक रिसर्च के अनुसार जो एडगर डेल ने 1965 में की थी, उन्होंने बताया था कि अगर कोई बच्चा या वयस्क भी उस पर दोनों पे लागू होता है कि आपने कुछ चीज़ देखा तो 2 वीक बाद उससे अगर पूछा जाए उस सामग्री के बारे में तो कितने % लोगों को याद रहता है। तो आप देखिए कि जो बच्चा पढ़ता है उसको 10% याद रहता है और अगर वो बच्चों वर्ड्स सुनता है तो 20% उसको याद रहते हैं और 30% लोग पिक्चर देख के उसको याद रखते हैं। और अगर इधर आए वाचिंग मूवी, लुकिंग ए एग्जिबिट, वाचिंग ए डेमोन्स्ट्रेशन, सीइंग इट डन इन लोकेशन और पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन, अगर हम इस पोर्शन को देखें तो 50% लोग 2 वीक तक उसको रिमेंबर कर पाते हैं और 70% लोग जैसे कोई टॉक सुनते हैं या किसी डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लेते हैं तो 70% लोगों को वो याद रहता है। अब 90% का देखिए कि कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है जिसका नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया, वो 90% बच्चों के 2 सप्ताह तक रहता है। और डूइंग ए सिमुलेशन द रियल एक्सपीरियंस एंड डूइंग द रियल थिंग्स, लास्ट वाला रियल थिंग्स मीन्स यही एक्टिविटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर एक्टिविटी बेस्ड करेंगे तो 90% जो रहेगा उनका टेक्स्ट जो उन्होंने सुना वो 2 वीक तक उनको याद रहेगा। और
अगर उसमें देखें कि नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट बच्चे का कितना रहा, तो ऊपर वाला जो मोड है वो पैसिव मोड है और नीचे वाला एक्टिव मोड है। तो अगर हम एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल बनाना चाहते हैं तो हमें टॉक, जैसे कि ये आज कई सारे लेक्चर हुए, इनको हम वेबसाइट पे डालेंगे, ये टॉक के रूप में आएगा और ये एक्टिव मोड में है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड हमारा एक मटेरियल बना। डूइंग ए ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, इसमें कोई आप डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसने कुछ नाटकीय ढंग से उसको प्रस्तुत किया, हमने वेबसाइट पे रखा, तो एक बच्चे उसको फन के रूप में उसको लेंगे। सिमुलेशन, हम उसको सिमुलेट करके उस एक्टिविटी के बारे में, उस सिद्धांत के बारे में बता सकते हैं। और डूइंग द रियल थिंग्स, माने उसमें प्रैक्टिकल आप बताएं कि उसको कैसे होता है, तो वो आपको, तो मेरा एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल का मतलब यह है कि आप जो लास्ट पे जो देख रहे हैं, इन सब पे ही हमको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और इसी जगह पर हमको एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल बनाने की जरूरत है। अब ये एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल किन प्रारूप में हो सकता है? हम सीडी बना सकते हैं, वेबसाइट पे जो मूवीज हैं, जैसे ऐसा ही होता है, एक्टिविटी बेस्ड हमारा एक सीरियल था, उसको हमने कन्वर्ट किया एक्टिविटी बेस्ड में। और वेबसाइट में हमारी कई सारी जानकारियां हैं, कई सारी प्रयोग के बारे में, लेकिन उसको और भी समृद्ध बनाने की जरूरत है। और आप देख रहे हैं इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के कई सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। ई गतिविधि सामग्री को बनाने से हमारा क्या फायदा है? सपोज मैंने जब इन सब पूरे जब मैं इस निर्माण कार्य में जुड़ा हुआ था, तो कई सारे हमारे पास समस्याएं भी थी, कई सारे एक्सपेरिमेंट हम किसी पदार्थ को लेके नहीं समझा सकते थे। लेकिन अगर उन एक्सपेरिमेंट को अगर हम ई बेस्ड मटेरियल से लाके अगर हम दे दें, तो बहुत ही समझने में उनको आसानी होती है। जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें, कई सारे रिएक्शंस हम केमिकल नहीं प्रोवाइड कर सकते किट में, रिएक्शन को होने में बहुत समय लगता है, तो उस गैप्स को भरने के लिए यहाँ पर ई बेस्ड जो एक्टिविटी मटेरियल है काम आ सकता है। दूसरा, हम इन किट्स के माध्यम से अपने देश की लाखों जनता तक या लाखों बच्चों तक नहीं पहुँच सकते, सबके हाथ में ये हम प्रयास भी करें तो भी नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर हम ई बेस्ड मटेरियल बनाते हैं तो ये संभावना बढ़ जाती है कि किसी ना किसी तरह, आज नहीं तो कल, वो किसी तरह माध्यम से उन तक पहुंचेगी। लेकिन इसको करने में जो मैंने बताया, हैंड्स ऑन, जब तक हाथ एक्टिव नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन अगर ई बेस्ड मटेरियल अगर बन भी जाता है तो कम से कम 90% उसका इन्वॉल्वमेंट उस एक्टिविटी में बढ़ने की संभावना रहती है। अब मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग किस तरह एक एक्सपेरिमेंट को जो हमने किट के फॉर्म में बनाया, उसको हम ई बेस्ड मटेरियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने एक सिद्धांत लिया, ये एक हमारा एक प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है एरोडायनेमिक्स किट पर। तो उसमें हमने जो एरोप्लेन्स में जो फोर्स लगते हैं वो बर्नौली सिद्धांत के हिसाब से समझाने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव या गैस की गति में कमी आती है तो उसका दबाव बढ़ जाता है, और द्रव की गति में वृद्धि होती है तो उसका दबाव कम हो जाता है। इसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया। सपोज एक सीट है, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया, फिर उसमें हमने एप्लीकेशन पार्ट में आए कि ये बर्नौली का प्रमेय जब हवाई जहाज उड़ता है तब उसमें कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो उड़ान के समय हवाई जहाज पर 4 बल काम करते हैं, ये है लिफ्ट, भाग, थ्रस्ट और ड्रैग। ये इसमें चारों फोर्स लगते हैं। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार, अब आप देखिए पंख के ऊपरी भाग में वायु की गति अधिक होने के कारण बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार वहां पर दाब कम होता है, और नीचे पंख के नीचे अधिक वायु दबाव के कारण पंख को ऊपर जाने की एक लिफ्ट मिलती है, इसीलिए वायुयान ऊपर की ओर उड़ता है। तो आप देख सकते हैं इसमें नीचे द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है वो ज्यादा है और ऊपर से कम है, इसलिए वो हमारा लिफ्ट जो मिलता है ऊपर की ओर मिलता है। ये हमने एक सीट के रूप में दिया और ये एक्टिविटी के रूप में बताया कि इस एक्टिविटी को आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल तरीके से इसमें बताया गया है कि आप एक इस तरह का स्ट्रिप काट के किसी बुक में बीच में रख दीजिए, और आप कागज को देखिए, इसका डायरेक्शन किस ओर इसमें फोर्स लगता है, किस ओर इसका गति करता है, ऊपर की ओर जाता है कि नीचे जाता है, कि जब हम इसको ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं।
तो बुक तो नीचे की ओर जाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे, लेकिन इस कागज का आप डायरेक्शन देखिए, फिर स्पोर्ट्स का लग रहा है, ये ऊपर की ओर उठ रहा है। तो अगर इसमें एक्टिविटी में देखना चाहिए किस तरह कि गति में ऊपर की ओर प्रेशर कम होने से नीचे की ओर अधिक होने से कैसे लिफ्ट मिलता है, वो हम इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से बच्चों को बता सकते हैं। और उसी का तरह एक एक्सपेरिमेंट नीचे भी दिया है, और उससे बच्चे आपस में ग्रुप में आपस में अरेंज करके हम वो एक्सपेरिमेंट को करते हैं। ये उसमें कुछ हमने मटेरियल प्रोवाइड किया है कि कैसे उसमें ये जो सिद्धांत है, बर्नौली के सिद्धांत के हिसाब से इस कैसे एक्टिविटी को कर सकते हैं। अब इसका हम ई की बात करें, ई वर्जन का, कि ई वर्जन कैसे होगा। आवाज इसमें This is the guiding principle of flying machines. एक हम बर्नौली की प्रिंसिपल को देखने के लिए और एक एक्सपेरिमेंट, so carrying out another experiment based on Bernoulli's principle, I place a piece of paper जो हवाई उड़ान के running at full speed निकलता है as per Bernoulli's principle. The high wind velocity reduces the top air pressure. दबाव घटने से ये पेपर starts flying. को ऑफ करने से when the fan is switched off, the paper slowly lifts back to its starting position. विमान के उड़ान में पंख का wings and their shape also play a crucial role in the flight of a plane. That is why they are specially designed. Flat at the bottom and curved on top. When the fast air flows over the top, the pressure decreases and the wing starts rising up. Along with the wings rises the plane. जब यहाँ दबाव कम हो जाता है और ये पंख को उड़ाता है, उसके साथ विमान को भी उड़ाता है। इसको देखने के लिए when we put the model wing before a fan moving at full speed, देखेंगे कि क्या होता है। While in flight, 4 different types of forces act on an aircraft. और इसी चीज को अगर हम एनिमेशन से देखना चाहेंगे तो आप ये देखिए, आप जहां देख रहे हैं कि जहां पर दबाव कम हो रहा है वहां पर उसकी गति बढ़ रही है। तो इस तरह जो हम किट के माध्यम से या किसी पदार्थ के द्वारा हम उस एक्सपेरिमेंट को वहां पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वहां पर ई सामग्री से हमको काफी मदद मिल सकती है। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा मेमोरी है बच्चों की या हमारी, वो किस तरह काम करती है। कि यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है कि जब हम कोई मल्टीमीडिया चीज बनाते हैं तो उसमें ऑडियो इनपुट रहता है और वीडियो इनपुट रहता है। ये हमारे मस्तिष्क में जाता है और जो हम देखते हैं वहां से हमारी मेमोरी में जाता है और जो हम सुनते हैं वो हमारी मेमोरी में जाता है। इस तरह ये डुअल चैनल के रूप में काम करता है हमारा मस्तिष्क, और फिर अपने मेमोरी के हिसाब से जो आपका भंडारण है मस्तिष्क में, उसके हिसाब से वो शब्दों को व्यवस्थित करता है और लास्ट में आउटपुट में वो एक ज्ञान के रूप में करता है। तो मल्टीमीडिया में हमारे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम जो ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डुअल चैनल प्रोसेसर काम करता है और संभावना अधिक होती है कि हमें ज्यादा देर तक उसका बना रहे दिमाग में। और मल्टीमीडिया इफेक्टिव कैसे बनाया जाए उसके लिए हम इसमें कई सारे प्रभाव हैं वो उसमें होना चाहिए। जैसे मॉड्युलेटिव इफेक्ट है कि जो भी शैक्षिक सामग्री बनाई जाए उसमें बोलचाल के भाषाओं का अधिकतम प्रयोग हो। कॉन्टिग्यूटी इफेक्ट, उसमें शब्दों और चित्रों का मिलान हो, अर्थात बोले गए और शब्दों के चित्रों का मिलान हो रहा हो। मल्टीमीडिया इफेक्ट हो, उसमें कई सारे चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और पर्सनलाइजेशन इफेक्ट,
मतलब जो भी आप बोल रहे हैं उसको सामने वाले को ऐसा लगे कि आप उसके सामने ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। और कोहेरेंस इफेक्ट कि उसमें जो भी असंगत है और जो भी काम की चीज़ नहीं है वो उसमें डिलीट होना चाहिए। और रिडक्टिव इफेक्ट उसमें एनिमेशंस का प्रयोग किया जाए तो उसमें ये हो कि उसमें टेक्स्ट नीचे ना जाए, क्योंकि हमारा जो विजिबिलिटी है कि अगर हम टेक्स्ट के ऊपर ध्यान देते हैं तब तक चित्र निकल जाता है, चित्र देखते हैं तो नीचे वाली लाइन में जो आप लिख रहे हैं वो निकल जाता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और कई सारा जो प्री ट्रेनिंग इफेक्ट है, जो भी उसमें शब्दावली यूज हो रही है उसके बारे में पहले से एक्सप्लेन थोड़ा कर दिया जाए जिससे बच्चे को वो समझने में दिक्कत ना हो। और सिग्नलिंग इफेक्ट मीन्स जैसे मैंने एरोप्लेन में आपको दिखाया था कि जो फोर्स है वो उसका हमने एरो से बताया था कि इस तरह फोर्स काम करते हैं, तो एक सिग्नलिंग इफेक्ट से और उसको पता लगता है कि देखने से भी कि हाँ समझने में थोड़ा जल्दी आ जाता है। और पेसिंग इफेक्ट कि जब हम इंटरेक्टिव कोई काम कर रहे हैं तो यूजर के हैंड में लिबर्टी होना चाहिए कि वो कभी कब उसको रोक सके, कब उसको स्पीड बढ़ा सके, माने उसका उस पर कंट्रोल होना चाहिए। और कई सारी संस्थाएं हमारी इस दिशा में काम कर रही हैं और सबका मकसद है कि अलग अलग दृष्टि से देखा जाए तो विज्ञान सामग्री बना रही हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, डिजिटल मीडिया का हो, चाहे नई ई शैक्षिक सामग्री का हो। लेकिन हमें अब जरूरत इस बात की है कि जब ई सामग्री बना रहे हैं तो उसकी पुनरावृत्ति ना हो। सपोज होमी बाबा कुछ काम कर रहा है तो विज्ञान प्रसार को करने की उसकी जरूरत नहीं है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आके लाना पड़ेगा। क्यों एनर्जी हम व्यर्थ करें? और इसके लिए जरूरी है कि एक कंसोर्टियम बने जिसमें साझेदारी हो सबकी, कि हाँ इस तरह हम कंसोर्टियम बना के इन इंस्टीट्यूट में अगर सबसे अप्रोच की जाए तो एक कंसोर्टियम बन सकता है और इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है और सब एक प्लेटफॉर्म पे हो जिससे बच्चे को समझने में आसानी हो कोई भी कॉन्सेप्ट को। और यही मैं निष्कर्ष के रूप में कहना चाहूँगा कि जो मुझे मुश्किल हुई फिजिक्स के केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझने में, उनका चयन किया जाए, उनके ऊपर ये एक्टिविटी डेवलप की जाए और अनेक माध्यमों में किया जाए। उनका एनिमेशन बने, उनकी फिल्म बने, उनको एक्टिविटी किट बने और उनको पहुँचे भी लोगों तक। तो यहाँ पर हमारा जो ई मटेरियल है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।